क्या कोई मैकेनिक गाड़ी का हुड खोले बिना सिर्फ एक पोलराइड तस्वीर देखकर उसका इंजन ठीक कर सकता है? अरे बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो या फिर इंजन के किसी रैंडम पुर्जे पर स्कॉच टेप चिपका दे और बोले गाड़ी ठीक हो गई? सही में कोई भी समझदार इंसान हंसेगा इस पर। हाँ वही तो। लेकिन जब कोई इंसान लंबे समय तक भयानक शारीरिक दर्द से गुजरता है ना, तो उसका दिमाग आधुनिक विज्ञान से हटकर ऐसी ही असंभव और अतार्किक बातों पर विश्वास करने लगता है। सही कह रही हैं आप। दर्द सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, वो पूरे अस्तित्व और सोचने समझने की क्षमता पर हमला करता है। बिल्कुल। और असल में जब न्यूरो डेवलपमेंट, क्रॉनिक पेन और मानसिक घाव की बात आती है तो हमारा जो साधारण मेडिकल मॉडल है वो फेल हो जाता है। सही बात है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है कि हड्डी टूटी, एक्सरे में सफेद लाइन दिखी और डॉक्टर ने कहा ये रही दिक्कत। क्रॉनिक पेन एक ऐसी धुंधली दुनिया है जहां कोई क्लियर एक्सरे नहीं होता। और इसी धुंधली दुनिया पर रोशनी डालना इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। आज हम जिस स्रोत को टटोलने वाले हैं वो है मैगी नेल्सन की किताब का फ्रेंच संस्करण, पथेमाता उलिस्थ्वा दमाबूश। ओह वाह, एक बहुत ही पावरफुल स्रोत है ये। हाँ बिल्कुल। इस चर्चा के जरिए हम ये समझेंगे कि जब कोई व्यक्ति असहनीय दर्द, अकेलेपन और शोक से गुजरता है तो उसका अपनी भाषा, सपनों और सच्चाई के साथ कैसा रिश्ता बन जाता है। साथ ही हम उस चिकित्सकीय भूल भुलैया और एक ग्लोबल पेंडेमिक के उस अजीबोगरीब दौर को देखेंगे जो किसी के व्यक्तिगत अनुभव को किसी बुरे सपने में बदल देते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस विश्लेषण में सबसे पहले उस शारीरिक यंत्रणा, उस ट्रॉमा को समझना होगा जिसकी शुरुआत लेखिका के जबड़े और मुंह के दर्द से होती है। राइट। किताब में एक जगह वर्णन है कि हर सुबह उठने पर उन्हें लगता है जैसे उनके मुंह ने रात भर किसी युद्ध का सामना किया हो। और ये सिर्फ एक मेटाफोरिकल बात नहीं है। सही कहा, फिजिकल रियलिटी थी उनकी। हाँ, दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपने ही दांतों और गालों को काटने से रोकने के लिए रात को सोते वक्त अपने मुंह में बेडशीट दबा लेती हैं। वेट, क्या? मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। बेडशीट मुंह में दबाना, हाँ, क्या ये सिर्फ दर्द से बचने का एक फिजिकल रिफ्लेक्स है या इसके पीछे कोई और मानसिक स्थिति काम कर रही है? क्योंकि स्रोत में एक जगह जिक्र है कि वो खुद को जमीन से जुड़े होने का एहसास दिलाने के लिए ऐसा करती हैं। यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि जब नर्वस सिस्टम दर्द के सिग्नल से पूरी तरह ओवरलोड हो जाता है ना, तो इंसान अपना प्रोप्रियोसेप्शन यानी अपने ही शरीर और आसपास की जगह का एहसास खोने लगता है। मुंह में कपड़ा दबाना एक ग्राउंडिंग टेक्निक बन जाती है। अच्छा, जैसे अपने अस्तित्व को पकड़ के रखना। एग्जैक्टली। वो एक फिजिकल एंकर है जो दिमाग को ये बताता है कि मैं अभी यहीं हूं, इस अस्तित्व में हूं, दर्द के इस तूफान में पूरी तरह बह नहीं गई हूं। ये सर्वाइवल का एक बहुत ही रॉ तरीका है। बाप रे। लेकिन इस सर्वाइवल मोड में जब एक व्यक्ति आधुनिक मेडिकल सिस्टम के पास जाता है तो वहां की स्थिति और भी ज्यादा निराशाजनक लगती है। बहुत ज्यादा। लेखिका ने एक 2000 शब्दों का डॉक्यूमेंट बनाया। उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने अपने सारे लक्षण, हर छोटी बड़ी दिक्कत और पिछले सारे इलाजों का ब्यौरा लिख दिया। 2000 शब्द मतलब एक छोटी किताब हो गई। बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को शब्दों में उतार दिया। पर ईएनटी क्लिनिक्स और डॉक्टर्स उसे पढ़ने के बजाय बस फाइल के सबसे नीचे दबा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि आधुनिक मेडिकल सिस्टम ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। वही तो। डॉक्टर्स का 15 मिनट के कंसल्टेशन में एक क्लियर बाइनरी डायग्नोसिस चाहिए। जब कोई मरीज 10,000 शब्दों का डॉक्यूमेंट सामने रखता है तो वो डॉक्यूमेंट डॉक्टर के लिए मददगार होने के बजाय उनके टाइम मैनेजमेंट के लिए खतरा बन जाता है। और उनकी कॉम्पिटेंस के लिए भी शायद। सही कहा। सिस्टम चाहता है कि मरीज की परेशानी एक लाइन में फिट हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो मेडिकल सिस्टम उस मरीज को ही एक प्रॉब्लमैटिक पेशेंट मान लेता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब पढ़े लिखे डॉक्टर्स और ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम उन्हें नकार देते हैं तो उनका सफर ऐसी बेसिर पैर की मेडिकल भूल भुलैया में चला जाता है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। ओह, वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स वाले किस्से। हाँ, जैसे एक लाइम डिजीज स्पेशलिस्ट मिलता है, उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है पर फिर भी वो उन्हें डॉक्सीसाइक्लिन दे देता है और उसका नतीजा दर्द ठीक नहीं होता, उल्टा उनके आगे के दांत भूरे रंग के हो जाते हैं। वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे कभी कभी मेडिकल सिस्टम में कुछ तो करना है के चक्कर में ऐसी दवाइयां दे दी जाती हैं जिनका साइड इफेक्ट मूल बीमारी से भी ज्यादा बुरा होता है। मैं थोड़ा उलझ रही हूँ यहाँ। एक लाइम स्पेशलिस्ट तक तो बात ठीक थी कि उसने दवा दी, लेकिन उसके बाद के किस्से तो बिल्कुल अतार्किक है। जैसे वो इटालियन डेंटिस्ट। हाँ, सैन फर्नांडो वैली का वो डेंटिस्ट जो एक कलाकार की तरह थिएट्रिकल अंदाज में उनके सामने आता है।
वो आते ही $5,000 अपफ्रंट मांगता है और मेडिकल बात करने के बजाय फैशन मॉडल्स के बारे में असहज बातें करने लगता है। बिल्कुल अनप्रोफेशनल। और फिर एक बूढ़ा डेंटिस्ट मिलता है जो उन्हें रात में मुंह पर टेप लगाकर सोने की सलाह देता है। और हद तो तब होती है जब एक थेरेपिस्ट उनकी एक पोलरॉइड तस्वीर खींचती है। वो मिनियापोलिस वाला किस्सा। हाँ, मिनियापोलिस के किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु को तस्वीर भेजती है और वो गुरु सिर्फ एक तस्वीर देखकर क्लेम करता है कि उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां हैं। ये सच में दिमाग घुमाने वाला है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि एक हाईली एजुकेटेड और रैशनल लेखिका जो किताबें लिखती हैं वो ऐसे पाखंड या इन अजीबोगरीब उपायों पर विश्वास कैसे कर सकती हैं। यह आमतौर पर लोगों को बेहद अजीब लग सकता है, पर अगर हम क्रॉनिक पेन की साइकोलॉजी को समझें तो दर्द जब हमेशा के लिए अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है ना, तो वो इंसान के दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो लॉजिक और रीजनिंग का हिस्सा है, हाईजैक कर लेता है। जब साइंस और लॉजिकल सॉल्यूशंस फेल हो जाते हैं तो इंसान आशा की आखिरी किरण किसी भी चमत्कार में ढूंढने लगता है। यानी उन्हें लॉजिक नहीं, बस आराम चाहिए था। एग्जैक्टली। वो उस टेप या उस गुरु की बातों पर इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनका लॉजिक उन्हें इजाजत देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आसानी या पीड़ा में डूबता हुआ इंसान हर तिनके का सहारा लेने को तैयार होता है। ये अपने आप में बहुत डरावना है और शायद इसी भयंकर तनाव और लॉजिक के टूटने का असर उनके सपनों पर भी पड़ने लगता है। किताब की शुरुआत में ही एक अवतिस्मो यानी एक डिस्क्लेमर है जिसमें हकीकत और सपनों के मिलने की बात की गई है ना। बिल्कुल साफ लिखा है कि ये काम सपनों और सच्चाई को आपस में मिलाता है। लेखिका की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है जहां हकीकत और सपने बिल्कुल आपस में घुल मिल गए हैं। एक बचपन की याद का बड़ा सटीक और थोड़ा चुभने वाला जिक्र है यहाँ। वो टंग थ्रस्ट वाली प्रॉब्लम है। हाँ, उन्हें बचपन में टंग थ्रस्ट की आदत थी जहाँ जीभ आगे की तरफ आती है। इसे रोकने के लिए उनके दांतों के पीछे एक मेटल का कांटा, एक स्पाइक लगा दिया गया था। वो सिर्फ एक ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर नहीं था, वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मेटाफर बन गया उनकी जिंदगी। बिल्कुल, क्योंकि स्रोत सामग्री में उनके सपने का जिक्र है जहां वो अपनी जीभ की आजादी का सपना देखती हैं, बिल्कुल किसी वाइल्ड घोड़े की तरह जो पूरी तरह आजाद होकर भाग रहा हो। पर दर्द ने उन्हें वापस कैद कर दिया। हाँ, उस दर्द के दौर में उन्हें लगता है कि उनका मुंह अब कैद हो गया है। उन्हें भय सताने लगता है कि उनकी भाषा, उनका एक्सप्रेशन उनसे हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। वो फिल्म क्रिटिक रॉजर ईबर्ट को याद करती हैं, जिन्होंने कैंसर की वजह से अपनी आवाज खो दी थी। सही कहा, उन्होंने अपने जबड़े के कैंसर की वजह से बोलने की क्षमता पूरी तरह खो दी थी। लेखिका को खुद का अस्तित्व भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम इसे एक बड़े दायरे से जोड़कर देखें तो एक लेखक का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? उसकी आवाज, उसके शब्द। बिल्कुल, और इनडायरेक्टली उसकी जीभ। जब क्रॉनिक पेन उस मुद्दे पर, उस स्पेसिफिक जगह पर हमला करता है तो वो सिर्फ एक फिजिकल पेन नहीं रह जाता, वो सीधे तौर पर उस साधन पर हमला कर रहा है जिससे वो दुनिया के सामने अपना वजूद साबित करती हैं। एक पेंटर के हाथ में दर्द होने जैसा। एग्जैक्टली। उसकी सिर्फ हड्डी नहीं दुख रही, उसकी आइडेंटिटी मर रही होती है। यहां लेखिका अपने शब्द, अपनी आवाज खोने के दर्द से जूझ रही हैं। और इस इंटरनल स्ट्रगल के बीच बाहरी दुनिया भी पूरी तरह आग में जल रही थी। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब दुनिया पेंडेमिक की लपेट में थी। सब कुछ डिजिटल और जूम पर शिफ्ट हो गया था। वो जूम ट्रोलिंग वाला हिस्सा। हाँ, जूम पर बोलते वक्त लेखिका को इंटरनेट ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है जो उन्हें चुप रहने को कहते हैं। ये एक अजीब सा आयरनी है कि एक तरफ दर्द उन्हें चुप करा रहा है और दूसरी तरफ स्क्रीन के पीछे छुपे लोग। दोनों तरफ से आवाज दबाई जा रही है। और इन सब के बीच बाहरी उथल-पुथल उनके दिमाग को और ओवरलोड कर रहे थे। यहाँ स्रोत सामग्री में लेखिका अपने आसपास के एक्सटर्नल केओस को दो अलग-अलग एग्जाम्पल से समझाती हैं। और ध्यान रहे, हम यहाँ किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है ये। तो एक तरफ उनके अंदर रो वर्सेस वेड जैसे कानूनी और सामाजिक बदलाव को लेकर भयंकर गुस्सा भरा हुआ है, और ठीक उसी समय वो द ब्रेडी बंच की पुरानी अभिनेत्री सूजन ओल्सन के द्वारा लिखे गए एक बेहद गुस्से वाले और निंदनीय मैगा रैंट को पढ़ती हैं। दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, ये बाहरी शोर, अलग अलग विचारधाराओं का ये तनाव एक पीड़ित इंसान के दिमाग को किस तरह से नोचता है, ये इन उदाहरणों से महसूस किया जा सकता है। ये पूरा परिदृश्य दर्शाता है कि जब किसी का इंटरनल नर्वस सिस्टम पहले से ही दर्द से ओवरलोडेड हो ना, तो बाहरी दुनिया का कोई भी एक्सट्रीम पॉलिटिकल या सोशल केओस उस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को पूरी तरह तोड़ देता है।
इंसान को लगता है कहीं शांति नहीं है। सही बात है। इंसान को लगता है कि ना उसके शरीर के अंदर शांति है, ना उसके घर के बाहर, हर तरफ सिर्फ शोर और आक्रोश है। एक और चीज जिस पर मुझे पुशबैक करना है, इस सब शोर और अकेलेपन के बीच लेखिका को अजीबोगरीब सपने आते हैं। वो पिंक कमरे वाला सपना। हाँ, वही, जहां वो एक बिल्कुल पिंक कमरे में है और वहां इक्वस का पोस्टर लगा है। ये एक ऐसी प्ले है जिसमें घोड़े शामिल हैं। तो क्या ये सब, ये पिंक कमरा, ये घोड़े का प्रतीक सिर्फ उस बेसिर पैर मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयों का नतीजा है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ दवाइयों का असर है। तो क्या दिमाग सच में कोई ऐसी स्पेसिफिक भाषा इन्वेंट कर रहा है जो सीधे उस मानसिक भाव या ट्रॉमा को दर्शाती है जिसे शब्द नहीं मिल पा रहे? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। जब कॉन्शियस दिमाग एक्सट्रीम पेन और एक्सटर्नल केओस की वजह से लॉजिक और भाषा खोने लगता है, तो सबकॉन्शियस माइंड कमांड अपने हाथ में ले लेता है। ओह, अच्छा। और सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सीधे शब्दों में बात नहीं करता। वो प्रतीकों में, यानी सिंबल्स में बात करता है। इक्विस प्ले सिर्फ घोड़ों के बारे में नहीं है, वो शक्ति, वाइल्डनेस, कैद और भयानक घाव के बारे में है। मतलब उनकी जीभ का प्रतीक? बिल्कुल, ये उनकी उस वाइल्ड जीभ का ही प्रतीक है जिसे बचपन में मेटल स्पाइक से कैद किया गया था और जो अब दर्द से कैद हो गई है। दिमाग इन विविड विजुअल्स के जरिए उस ट्रॉमा के प्रोसेसिंग करने की कोशिश कर रहा है जो हकीकत में प्रोसेस नहीं हो पा रहा। ये बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है, लेकिन रियलिटी में उनका अकेलापन लगातार गहराई हो रहा था, खास तौर पर शोक और इस ग्लोबल पैंडेमिक की उस असहाय स्थिति के दौरान। जब लॉकडाउन अपने चरम पर था, लेखिका अपने बेटे के लिए फाइजर वैक्सीन ढूंढने के लिए पूरी तरह परेशान थी। वो वैक्सीन हंटिंग वाला दौर। हाँ, वो ग्लेनडेल से लेकर पैसाडीना और सियरा माद्रे तक भागती हैं, एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक भटकती हैं और हर जगह ब्यूरोक्रेसी उनका रास्ता रोकती है। ये उस समय का एक कॉमन अनुभव था, पर जब कोई पहले से टूट रहा हो तो ये ब्यूरोक्रेसी उस अकेलेपन को 1000 गुना बढ़ा देती है। क्योंकि वो सिर्फ एक वैक्सीन नहीं ढूंढ रही थी ना, वो उस कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश कर रही थी जो उनके शरीर में और दुनिया ने उनसे छीन लिया था। हाँ, एक माँ का डेस्परेशन। एग्जैक्टली, एक माँ का अपने बच्चे को सिक्योर करने का ये डेस्परेशन और उसमें सिस्टम का नाकामयाब होना इंसान को पूरी तरह तोड़ देता है। और अकेलापन उनके घर में भी था। उनके पति बार बार घर से दूर रहते हैं और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पर इन सब में जो सबसे गहरा घाव, जो सबसे बड़ा शोक उन्हें मिलता है, वो है उनकी सबसे करीबी दोस्त सी का जाना। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग हिस्सा था किताब का। सही में, सी लगभग 17 सालों से पैरालाइज थे और अचानक पता चलता है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया है। अब आम दिनों में कोई भी दोस्त सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल दौड़ता, पर लॉकडाउन में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। वही तो, कोविड लॉकडाउन के दौरान किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी। हॉस्पिटल ने केवल एक दूसरी दोस्त, जिसका नाम जे बताया गया है, उसे कंपैशनेट एक्सेप्शन दिया था जिससे वो ही उनके पास रह सके। उस वक्त लॉकडाउन ने शोक के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया था। जब कोई इंसान मर रहा होता है तो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, उसे छूना, उसका हाथ पकड़ना, ये सब इंसानी दुख को थोड़ा कम करने में मदद करते हैं, पर यहाँ वो पूरी तरह फिजिकल स्पेस से बाहर कर दी गई थी। बिल्कुल, और इसलिए मौत का अनुभव उन्हें टोटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना पड़ा। सोच कर देखिए, एक स्क्रीन पर फोन की लाइन के उस पार सी की उखड़ती हुई सांसें सुनना, बहुत डरावना और अकेला कर देने वाला एहसास। हाँ, टेक्स्ट मैसेजेस और डिजिटल फोटोज के जरिए ये देखना कि उनकी दोस्त उनकी नजरों के सामने दुनिया छोड़ रही है। और इसमें सबसे रुला देने वाला कॉन्ट्रास्ट तब आता है जब किताब बताती है कि जिस वक्त लेखिका के फोन पर सी की मौत की आखिरी तस्वीर आती है, ठीक उसी वक्त उनका बेटा टीवी पर द ग्रेट पॉटरी थ्रोडाउन नाम का एक शो देख रहा होता है। ये अजीब सा डिसोनेंस है। टीवी पर सुंदर मिट्टी के बर्तन आकर ले रहे हैं, सामान्य जीवन आगे बढ़ रहा है और एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन पर किसी का जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी छोटी सी चाबी के छेद से, उस की होल से किसी अपने को हमेशा के लिए दूर जाते हुए देखना और दरवाजा खोलकर उसके पास जाने की आपकी पूरी ताकत छीन ली गई हो। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है यहाँ पर। महामारी के दौरान हमने एक नैरेटिव बनाया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन्स ने हमें आपस में जोड़े रखा है ना? हाँ, हर कोई यही कहता था। एक हद तक ये सच भी था, पर जब बात मौत और शोक की आती है तो यही टेक्नोलॉजी हमें दुनिया का सबसे अकेला इंसान बना देती है। एक स्क्रीन पर मौत को आते हुए देखना और फिजिकली कुछ ना कर पाना इंसान की फितरत के बिल्कुल खिलाफ है।
बिल्कुल खिलाफ है। ये शोक को इतना एब्स्ट्रैक्ट और अजीब बना देता है कि इंसान को क्लोजर या मन की शांति कभी मिल ही नहीं पाती। वो ग्रीफ कहीं दिमाग के कोने में अटका रह जाता है। और इस अटके हुए शोक और अकेलेपन की गहराई में उनकी थेरेपिस्ट उन्हें इससे बाहर निकालने का एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सरसाइज देती हैं। वो लेखिका से कहती हैं कि वो अपने खुद के नाम एक चिट्ठी लिखें, लेकिन अपने मृत पिता की आवाज में। वो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, एक राइटर के तौर पर पहले तो उन्हें ये थोड़ा अजीब और अपमानजनक लगता है कि वो खुद ही अपने लिए लेटर्स फैब्रिकेट करें, लेकिन जब वो असल में लिखना शुरू करती हैं तो वो चिट्ठी एक बेहद मार्मिक संदेश देती है। उस चिट्ठी के बोल सच में बहुत पावरफुल थे। वो क्या संदेश था जो उन्होंने खुद को अपने पिता की तरफ से लिखा? उन्होंने लिखा था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया, मौत जीवन के चक्र का हिस्सा है, हम प्रेम हैं। वाह, ये एक्सरसाइज दर्शाता है कि जब बाहरी दुनिया, आधुनिक चिकित्सा और यहां तक कि लॉकडाउन की वजह से बचे खुचे सहारे भी छीन लिए जाते हैं, तो इंसान को क्लोजर ढूंढने के लिए खुद के अंदर झांकना पड़ता है। बाहर से कोई उम्मीद नहीं बची थी। सही कहा। उनके पिता फिजिकली वहां नहीं थे, पर उनकी यादें और उनका आशीर्वाद उनके अवचेतन में जिंदा था। उनकी अपनी ही लिखावट ने, उनकी भाषा ने, जिसके खोने का उन्हें सबसे बड़ा डर था, उन्हें वापस संभाल लिया। क्या बात है, ये तो कितनी खूबसूरत बात है। ये दिखाता है कि हमारे अंदर सेल्फ सूथिंग और रिकवरी की कितनी आंतरिक शक्ति छिपी होती है, जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। और इस आंतरिक शक्ति की एक झलक हमें किताब के अंत में तब दिखती है जब दर्द की इस लंबी यात्रा का ठहराव आता है। जब लॉकडाउन खुलता है, खिलने के बाद चीजें थोड़ी सामान्य होने लगती हैं। लेखिका वापस अपने उसी पुराने डेंटिस्ट के पास जाती हैं जिसके पास वो कोविड से पहले जाया करती थीं। डेंटिस्ट उनके जबड़े और दांतों की अच्छे से जांच करता है और जो नतीजा निकल कर आता है वो किसी को भी हैरान कर देगा। डेंटिस्ट बताता है कि पिछले 3 सालों में उनके दांतों और जबड़े में 1 मिलीमीटर का भी कोई स्ट्रक्चरल बदलाव नहीं आया है। ये सच में हैरान करने वाला मोमेंट था, क्योंकि पिछले 3 साल से उनका हर दिन इस भयानक एहसास के साथ निकल रहा था कि उनका मुंह रोज थोड़ा थोड़ा करके तबाह हो रहा है। वो रोज एक इंटरनल युद्ध लड़ रही थी। हाँ, पर स्ट्रक्चरल लेवल पर सब सेम था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि स्ट्रक्चरली सब ठीक था। अब किसी आम इंसान को शायद इस मेडिकल डेटा और अपने व्यक्तिगत भयानक अनुभव के इस कॉन्ट्रडिक्शन पर गुस्सा आता, पर लेखिका को गुस्सा नहीं आता। इस अंतर से उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती है। और इस शांति का कारण बहुत गहरा है। जब डेंटिस्ट ने कहा कि कुछ नहीं बदला, तो उसने बेसिकली उनके ट्रॉमा की इंटेंसिटी को स्ट्रक्चर से अलग कर दिया। उन्हें समझ आया कि दिमाग और नर्वस सिस्टम दर्द को जिस भयानक स्तर पर प्रोसेस कर रहे थे, शरीर उतना डैमेज नहीं था। ये उनके डर को खत्म करने के लिए काफी था। एग्जैक्टली। ये जानना कि मैं पूरी तरह से टूटी नहीं हूं, मेरा स्ट्रक्चर अभी भी सलामत है, एक इंसान को उस डीप फियर ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी बिखर जाने के डर से बाहर निकालता है। यही वो ठहराव है जिसका वो इंतजार कर रही थी। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है। शारीरिक दर्द, किसी अपने को खोने का दुख, अकेलेपन का एहसास, ये बातें हम सभी के अनुभव का हिस्सा हैं। हम शायद कभी भी इन उथल-पुथल और तनाव को जड़ से ठीक ना कर सके, पर उनके बीच अपनी पहचान बनाए रखना, अपनी कहानी खुद लिखना और हर रोज जिंदा रहने की कोशिश करना, यही इंसानी फितरत की असली ताकत है। सही बात है। इस विश्लेषण को समेटते हुए ये समझना जरूरी है कि स्रोत सामग्री में जो दर्द बयान किया गया है, वो सिर्फ पास्ट की ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि प्रेजेंट में अस्तित्व बनाए रखने की एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। और जाने से पहले मैं स्रोत सामग्री में से एक और छोटी सी पर बहुत प्रभावशाली बात यहाँ छोड़ना चाहती हूँ, जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। वो दोला वाली बात है ना? हाँ, वही। लेखिका किताब में अपने बेटे के जन्म के वक्त को याद करती हैं। उनकी दूल्हा जो चाइल्ड बर्थ में उनकी मदद कर रही थी, उन्होंने एक बेहद खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, कंट्रैक्शंस के बीच की खाली जगह पर ध्यान दो, वहां आराम है। वाह। उस वक्त तो लेखिका दर्द में इतनी डूबी थी कि उन्हें इसका मतलब पूरी तरह नहीं समझ आया। लेकिन दर्द और शोक की इस पूरी लंबी यात्रा के बाद शायद यही सबसे बड़ा पाठ है। क्या हमारी जिंदगी में आने वाले भयानक दर्द, अकेलेपन और तूफान के बीच ऐसी कोई खाली जगह होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं? ये सबको खुद से पूछना चाहिए। दर्द और बीमारियों से कितनी आसानी से जीत सकते हैं, बल्कि इसमें है कि क्या हम इन तकलीफों के बीच मिलने वाले उन छोटे छोटे पांवसों को, उस ठहराव को समेटकर वहां थोड़ी सी शांति पा सकते हैं, क्योंकि अंत में वही शांति हमें कल सुबह उठने की ताकत देती है।